नमस् नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस डिप्लोमा अंतिम वर्ष छात्र पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर और जो हमारे जेई की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, EPSS जेई, DFCCIL जेई, UPCL जेई, जो आने वाला एग्ज़ाम उसके लिए बहुत सारे हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टील का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टील के आज ये सेकंड क्लास है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 10 mm मोटाई के एक तनन उपांग में लगाए जाने वाले रिवेटों की अधिकतम केंद्र से केंद्र तक की दूरी क्या होगी। इसमें हम सीधा बोले तो इसमें क्या पूछ रहा है, हमसे पिच पूछ रहा है। पिच कितना होना चाहिए पूछ रहा है। तो तनन उपांग, अगर हम वो किस मेंबर का बात नहीं बोल रहा है तो उस समय हम कितना लेते हैं, 32T लेते हैं, या फिर 300 से जो इनमें से कम हो उसका मान हम लेते हैं पिच के रूप में। लेकिन यहाँ बोल दिया है क्या है, तनन उपांग की बात कर रहा है। तो तनन उपांग मतलब टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, टेंशन मेंबर के लिए कितना होता है 16T, और क्या होता है 16T और 200 mm होता है। इन दोनों में से जो कम हो उसका हम वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ 16T से अगर हम 16T क्या होता है, थिकनेस ऑफ हमारा क्या होता है, थिकनेस ऑफ प्लेट होता है। थिनर थिकनेस ऑफ प्लेट, जो सबसे पतला प्लेट है उसका थिकनेस होता है। तो यहाँ 16 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और उस क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 और 200 में कौन सा लेंगे हम वैल्यू, 160 लेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवेट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवेट हमको बता रहा है। रिवेट के बारे में हमको यहाँ पूछ रहा है। एक रिवेट जोड़ में विफल होने के कारण क्या हो सकते हैं। रिवेट ज्वाइंट है, उसमें फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से फेलियर होते हैं। टीयर होता है, टीयर होता है, सीयर होता है और बियर होता है। टीयरिंग, सीयरिंग और बियरिंग होता है। इन तीनों केस में ये रिवेट ज्वाइंट्स फेल हो सकता है। टीयरिंग में क्या होता है, टीयर ऑफ प्लेट होता है। सीयर में क्या होता है, सीयर ऑफ रिवेट होता है। बियरिंग में क्या होता है, बियर ऑफ रिवेट होता है। मतलब इसमें रिवेट फेलियर होता है, सीयर में रिवेट फेलियर होता है, टेंसाइल में कौन फेलियर होता है, प्लेट फेलियर होता है। यहाँ पर अगर पूछे कि रिवेट किस में फेलियर होता है तो उसमें हम क्या बताएंगे, सीयर बताएंगे और बियर बताएंगे। अगर आपसे रिवेट वैल्यू पूछ ली जाए तो रिवेट वैल्यू अगर पूछ ले, RV पूछ ले, तो रिवेट वैल्यू क्या होता है, सीयर और बियर में जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही क्या होता है, रिवेट वैल्यू होता है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रिवेट फेल्योर इसमें से कौन है। तो रिवेट पहला क्या बोला, यहाँ टीयरिंग ऑफ प्लेट, केवल प्लेट फट जाएगा, केवल रिवेट का कर्तन बल की वजह से विफल होगा, या फिर केवल प्लेट या रिवेट के धारण में विफल होना। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सभी संभव है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रॉस डायमीटर ऑफ 14 mm। तो नॉमिनल डायमीटर दिया हुआ है, हमको क्या बताना है, ग्रॉस डायमीटर बताना है। तब हम 25 तक कितना ऐड करते हैं, 25 तक 1.5 ऐड करते हैं उसके ग्रॉस डायमीटर को और क्या बोलते हैं, ग्रॉस डायमीटर को डाया ऑफ होल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DH भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो होल होता है उसको उसका एक डाया भी बोलते हैं हम। डायमीटर ऑफ होल हो जाता है इसका। तो यहाँ 25 से अगर अधिक है तो उस समय हम क्या ऐड करते हैं, 25 से अधिक हो यानी 26 हो जाए तो उस समय हम 2 mm ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ 14 mm। क्या कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 14 mm। तो 14 mm में कितना ऐड करेंगे 1.5। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर 15.5 mm हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 36 mm व्यास के बोल्ट के लिए घटाए जाने वाले क्षेत्र की गणना के समय छिद्र का व्यास क्या लेंगे। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, बोल्ट की एरिया की गणना करेंगे उस समय जो हमारा होल होगा, हमारा प्लेट में जो होल होगा उस होल गणना के समय छिद्र के व्यास क्या लेंगे। तो अगर उस समय हम छिद्र का व्यास यहाँ से पूछ रहा है तो क्या होता है, डाया ऑफ होल भी बोलते हैं किसको, ग्रॉस डाया को। तो यहाँ पर ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा 36 +
2 mm, क्या हो जाएगा यहाँ पर 38। सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 38 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील में लोच, लोच को क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमको याद रखना है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बताना है कि इसका हमको स्टील का इलास्टिसिटी कितना होता है। अगर इसको हम याद रखें तो क्या जा सकते हैं, 200 गीगा पास्कल होता है। क्या होता है, 200 गीगा पास्कल। 200 गीगा पास्कल को अगर हम न्यूटन mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। क्या होता है 200 गीगा पास्कल। एक गीगा किसको बोलते हैं, 10⁹ को। तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 10⁹9 क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। अगर इसमें से हम 6 निकाल दें, मतलब 200 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻6 लिख सकते हैं हम पास्कल। और जो इसकी इतना वैल्यू अगर ले लेंगे 10⁻6 पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 3 क्या हो जाएगा इंटू 10⁻3, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल। क्या लिख दिए, मेगा पास्कल हम लिख दिए, मेगा पास्कल। और इस मेगा पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, न्यूटन mm स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या बोला हुआ है, किसको, मेगा पास्कल क्या लिख सकते हैं, न्यूटन mm स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ पर 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm स्क्वायर। और हम 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। यहाँ क्या, किलो न्यूटन mm स्क्वायर, किलो न्यूटन mm स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा 200 किलो न्यूटन mm स्क्वायर। तो सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सही आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रिवेटेड क्या है, रिवेटेड सेक्शन है। रिवेटेड सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई कितनी ली जाती है। तो रिवेटेड सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम कैसे न्यूनतम चौड़ाई निकालते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हमारे क्या है, ये प्लेट है, प्लेट का हम पूछ रहा है कि प्लेट की चौड़ाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ये हमारा यहाँ पर रिवेट हो गया। ये वाला जो एड डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, कितना लेते हैं, यहाँ से हम 1.5d लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.5d। डी क्या होता है, डाया ऑफ नॉमिनल डाया होता है। ये क्या होता है, डी नॉमिनल डाया है। यहाँ पे क्या 1.5d हो जाएगा। इधर से कितना हो जाएगा, 1.5d हो जाएगा, 1.5d। हमको प्लेट की चौड़ाई मिनिमम कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है 1.5d कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3d। डी क्या है, नॉमिनल डाया है। नॉमिनल डाया को इसमें किस में शो किया है, 5 में शो किया हुआ है। तो यहाँ पर न्यूनतम चौड़ाई कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ सेक्शन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मिनिमम, इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 का यहाँ मतलब क्या है, नॉमिनल डायस है। कि यहाँ पे क्या है 5 का मतलब नॉमिनल डायस है। अगर हम यहीं एड डिस्टेंस पूछ ले हमसे, जैसे ये रिवेट लगा है, इसकी किनारी दूरी पूछ लेते कि ये कितना लेते हैं, 1.5d लेते हैं। यहाँ डी भी नॉमिनल डायमीटर है। वही अगर हमसे क्या पूछे, मिनिमम पिच पूछे कि मिनिमम पिच कितना लेंगे, तो मिनिमम पिच हम कितना लेते हैं, 22.5d लेते हैं। यहाँ भी डी क्या है, नॉमिनल डाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिवेटेड लैप युग्म की शक्ति बराबर होती है, किसकी बराबर शक्ति होगी, शियर स्ट्रेंथ की बराबर होगी, बियरी स्ट्रेंथ के बराबर होगी, या फिर टियरिंग स्ट्रेंथ के बराबर होगी, या इनमें से सभी क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर डी होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी हम जॉइंट का हम उसका स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ हम इस कैसे बताएं, जॉइंट स्ट्रेंथ कैसे बताते हैं कि शियर
बियर और टीयर। टीयरिंग, बियरिंग, सीयरिंग में जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वही वैल्यू क्या कहलाती है? जॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ कहलाती है, जोड़ की शक्ति कहलाती है। तो इसमें क्या हो सकता है? कोई सीयर भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है, टीयर भी, कोई भी जो कम रहेगा वो लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? सही आंसर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेट कनेक्शन में किनारे से रिवेट की न्यूनतम दूरी इनमें से किसकी वजह से होने वाली असफलता से बचने की दृष्टि में लिया जाता है। वही पूछ रहा है कि एज डिस्टेंस जो हम लेते हैं इसको ध्यान में रखते हैं कितना? 1.5 डी। डी क्या है? नॉमिनल डाया है। हम किस लिए इस चीज़ को ध्यान रखते हैं? किस लिए ध्यान रखते हैं कि ताकि क्या हो, यहाँ पे जैसे हम यहाँ प्लेट है, प्लेट में हमको ये वाली डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1.5 डी होनी चाहिए, 1.5 डी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम क्यों ध्यान रखते हैं? इसलिए ध्यान रखते हैं अगर ये दूरी कम होगी क्या होगा? ये प्लेट जो है, प्लेट क्या होगा? फट जाएगा। प्लेट क्या हो जाएगा? प्लेट यहाँ से फट सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? किनारी दूरी को, एज डिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं किस लिए ध्यान में रखते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है? रिवेट का अपरूपण के लिए, रिवेट का बियरिंग। तो रिवेट की वजह से हम इसको ध्यान में नहीं रखते। किस लिए ध्यान में रखते हैं? प्लेट की वजह से। प्लेट में हमको पढ़ना है, प्लेट में अपरूपण के लिए या प्लेट में टीयरिंग के लिए। तो प्लेट में अपरूपण के लिए नहीं, प्लेट में क्या होता है? टीयरिंग होता है, प्लेट फट जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनविन फार्मूला से है। अनविन फार्मूला क्या होता है? अनविन फार्मूला से हम क्या निकालते हैं? डाया निकालते हैं। अगर नॉमिनल डाया हमको नहीं, जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें नॉमिनल डाया मालूम नहीं होता है, तो हम उस समय हम कैसे डिज़ाइन करते हैं? जो थिकनेस ऑफ प्लेट होती है, थिनर थिकनेस ऑफ प्लेट की हेल्प से हम ज्ञात करते हैं। तो वहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है? 6.05 √t। क्या होता है? √t। और टी की वैल्यू किस में होती है? टी यहाँ पर किस में होता है? mm में होता है। टी किस में होता है? mm में होता है। यहाँ पे ऐसा कोई हमको नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे 6.05 √t को क्या करते हैं हम? यहाँ पे टी को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। जब टी को mm में दिया हो तो हम उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए करेंगे t/10 करेंगे। t/10 अब किस में हो गया है? यहाँ पे t सेंटीमीटर में हो गया। ठीक है। अगर 1/10 की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या करते हैं? 1/10 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर बाहर अगर लाएंगे, यहाँ पे 6.05 1/10, तो इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 1/t का इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो क्या आता है? 1.91 √t आता है। कितना आता है? टी कहाँ किस में है? टी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम सही आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इक्वल 1.91 √t सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। टी किस में? सेंटीमीटर में हो गया। अब ऐसा हम इसके पास हम देखते हैं इसके कोई पास है इसमें, इसके सबसे पास कौन है? तो इसके सबसे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा सी आंसर इसके पास सबसे आ जाएगा। 1.91 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.91 को हम लिख सकते हैं 1.91 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी इक्वल 2 √t। तो हमारा सही आंसर यहाँ क्या बन जाएगा? सी। हमको फार्मूला यहाँ पे अनविन फार्मूला क्या है? तो डी इक्वल हमको मेन फार्मूला याद रखना है। डी इक्वल क्या होता है? यहाँ डी क्या है? नॉमिनल डाया। 6.05 √t। टी क्या है? mm में होता है। और यहाँ पे किसका ये थिकनेस है? थिनर प्लेट का थिकनेस होता है यहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिटवा लोहा, यहाँ क्या किसकी बात कर रही है? ये कास्ट आयरन, रॉट आयरन और एक क्या होता है? पिग आयरन। पिग आयरन में 2 से 4% क्या होता है? 2 से 4% कार्बन होता है। वहीं कास्ट आयरन में कितना होता है? 2% के आसपास होता है। रॉट आयरन में कितना होता है? ये सबसे शुद्ध होता है। और इसमें सबसे कितना होता है? 0.15% हम लेते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पिटवा लोहा की बात कर रॉट आयरन में तो 0.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.15। और यहीं पे इस्पात की बात करता है, स्टील की बात करता है, तो स्टील में कितना होता है? स्टील में कितना हो जाता है? तो स्टील में अगर माइल्ड स्टील की बात की जाए तो 1.5 to 0.3 होता है। 1.5 to
इतना हो जाता है। अगर उसमें अगर माइल्ड स्टील की बात की जा रही है यहाँ पे, तो माइल्ड स्टील में इतना होता है। स्ट्रक्चरल स्टील भी पूछे तो इतना ही हम बताते हैं। अगर कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा इससे वैल्यू कम भी मिलती है, तो वहाँ पर हम कितना बोलते हैं एग्जैक्ट। अगर हम वहाँ पर एक्यूरेसी की बात करेंगे तो कितना होता है 0.23। कितना होता है 0.23। इसको हम क्या बोलते हैं लो कार्बन स्टील बोलते हैं। जिस क्या होता है, अगर लो कार्बन स्टील की अगर हमसे पूछे कितना उसमें कार्बन होता है तो 0.23 बताएंगे। अगर हमसे माइल्ड स्टील पूछे तो क्या बताएंगे उसको 0.15 से 0.3% हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पिटवा लोहा में कितना हो जाएगा 0.15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.15% हो जाएगा। सही आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायामीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर दैन द डायामीटर ऑफ रिवेट बाय 2 mm फॉर रिवेट डायामीटर। से डायामीटर किस डायामीटर के लिए हम 2 ऐड करते हैं उसके ग्रॉस डाया निकालने के लिए। तो किस में ऐड करते हैं जब क्या हो एक्सीडिंग 2.5 mm, यानी 2.5 mm से अधिक हो तब क्या हो 2.5 mm से अधिक हो तो उस समय हम क्या ऐड करते हैं 2 mm ऐड करते हैं। वहीं 2.5 mm तक है तो उसमें क्या ऐड करते हैं 1.5 ऐड करते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिवेट ऑफ एडजेसेंट चेन्स। हम यहाँ फिगर ड्रा करते चलते हैं। ये क्या है हमारा रिवेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा रिवेट्स लगा हुआ है। कुछ हम इसको स्टेगरेट बना देते हैं, विषम वाला भी बना देते हैं। यहाँ पे हम ऐसे कर दिए ये कि इसको क्या बोलते हैं गेज लाइन बोलते हैं। ये क्या हुआ गेज लाइन हमारा हो गया। ये हमारी गेज लाइन हो गया। यहाँ पे ये हमारा गेज लाइन होगा। फोर्स का डायरेक्शन भी यही हमारा होता है। यहाँ बोल रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स एडजेसेंट चैन्स। अब चैन की बात करें तो ये वाला एक चैन हो जाएगा, एक चैन ये होगा, एक चैन ये होगा, ये एक चैन, ऐसे करके हम इस चैन काउंट करेंगे। मेजर्ड राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायरेक्शन ये है तो फोर्स के डायरेक्शन का राइट एंगल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा इस ऐसे हो जाएगा। ऐसे हम क्या कर रहे हैं इसको देख रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर इज नोन एज। इसमें हम पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स एडजेसेंट। सीधा से हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हमको बतानी है। ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये वाली डिस्टेंस हमको पूछ रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस कितना होता है ये वाला हमसे पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है हमारा ये पूछ रहा है। तो ये कितना हो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं गेज लाइन। क्या बोलते हैं गेज, क्या बोलते हैं इसको गेज लाइन बोलते हैं। सॉरी गेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं गेज डिस्टेंस बोलते हैं। और इस लाइन को क्या बोलते हैं गेज लाइन बोलते हैं, या फिर रिवेट लाइन भी बोलते हैं, या गेज लाइन रिवेट लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं तो पिच रिवेट बोलते हैं, स्टेगरेट पिच रिवेट बोलते हैं, गेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर एनी वन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो रिवेट पिच ऑफ रिवेट बोलते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एनी ऑफ द एबव। तो पिच तो हम तो बोलते नहीं, पिच हम किसको बोलते हैं एक्चुअल में पिच में जो एक ही हमारी गेज लाइन पे जो स्थित होता है तो इसको हम पिच बोल देते हैं। तो हमारा ए सही नहीं होगा। स्टेगरेट पिच ऑफ द, यहाँ पे क्या होगा एक और यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार से अगर, तो इसको हम विषम पिच बोलते हैं। और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ इसकी बीच की, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टेगरेट पिच ऑफ रिवेट बोल देंगे। तो गेज डिस्टेंस की इसको बोलेंगे दो, ये जो चैन वाला है इसको बोलेंगे। तो ये फोर्स के क्या है फोर्स के पैरेलल ये हो गया। और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बोल रहा है इसके राइट एंगल में नापा जा रहा है, तो इसको पूछ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं गेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं गेज डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी गेज डिस्टेंस कहलाएगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी हमारा सही आंसर। सी हमारा यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिवेट लाइन इज आल्सो नोन एज। जो रिवेट लाइन होता है वही अभी हमने जो डिस्कस किया ये, इसके और किन नामों से हमको जाना जाता है यहाँ पे और किस नाम से इसको जाना जाता है।
स्क्रीव लाइन, गेज लाइन, बैक लाइन, तो इन क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ स्क्रीव लाइन भी बोलते हैं, बैक लाइन भी बोलते हैं, गेज लाइन भी बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance measured along one rivet line from the center of rivet on the center of adjoining rivet on the adjacent parallel rivet line is known as। तो यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हम रिवेट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर समझने में आसान। डिस्टेंस मेजर अलोंग वन रिवेट लाइन, इसके हमको क्या बोल रहा है? इसी के डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। फ्रॉम दी सेंटर ऑफ रिवेट, रिवेट के सेंटर से। कहाँ से? रिवेट के सेंटर से। रिवेट के सेंटर से, यहाँ से नापा जा रहा है। सेंटर रिवेट ऑन इट टू सेंटर ऑफ द एडजॉइनिंग रिवेट ये हो गया। द एडजेसेंट पैरेलल रिवेट लाइन इज नोन एज, ये क्या हो गया? पैरेलल, रिवेट लाइन के पैरेलल में ही नापा जा रहा है। तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ये पूछ रहा है, ये वाला। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। और यहाँ पे ये हो जाए, अगर क्या हो जाएगा? विषम अगर पिच लगा हुआ है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो ये वाला पिच क्या कहलाता है? विषम पिच कहलाता है, स्टेगरेट पिच कहलाता है। ये क्या कहलाता है? नॉर्मली इसको पिच बोलते हैं। ये पिच हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे? स्टेगरेट पिच हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा समझ लेते हैं। ये क्या होगा? हमारा ऐसे लगा हुआ है, ये स्टेगरेट हमने पिच बना दिया। यहाँ पे हमने ऐसे कुछ पिच ये हमने ड्रा कर लिया। ये हमारा प्लेट हो गया, ठीक है। प्लेट हमारा हो गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? पिच कहलाएगा। ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये वाला डिस्टेंस ये पिच कहलाएगा। और ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्टेगरेट पिच कहलाएगा। अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसमें तो स्टेगरेट पिच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अल्टरनेट पिच भी उसी को सेम बोलते हैं। किसको? अल्टरनेट पिच भी बोलते हैं। रिलेट पिच भी हम, स्टेगरेट पिच को क्या बोलते हैं? स्टेगरेट पिच को ही पिच, रिलेट पिच, अल्टरनेट पिच, तीनों हम किसको बोलते हैं? विषम पिच को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एनी वन ऑफ द एबव, इनमें से सब में से क्या हो? कोई भी एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि एज IS 890-71 के अनुसार वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन ग्रॉस एरिया ऑफ पावर ड्रिवन रिवेट के लिए हम शियर स्ट्रेस कितना लेते हैं? सीधा समझिए। शियर स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस होता है, और क्या है? बियर होता है। तो शियर कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। टियर कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। बियर कितना लेते हैं? 300 लेते हैं। ये किस में होता है? मेगा पास्कल में होता है। किस में? मेगा पास्कल। किस में होता है? मेगा पास्कल। मेगा पास्कल को और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सीधा इसको मेगा पास्कल को किससे चेंज कर सकते हैं? न्यूटन पर mm स्क्वायर को हम सीधा चेंज कर सकते हैं। मतलब 1 मेगा पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन mm स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितना हमको दिया है। हमको पता है 100 क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो हम किससे यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1019 हमारा एग्जैक्ट आंसर है। वो 119 kg सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। 190 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके पास में कौन है? 1025 है। 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द लोड लाइन, क्या बोला? व्हेन द लोड लाइन कोइंसाइड विथ द सेंटर ऑफ द रिवेट ग्रुप, द रिवेट आर द सब्जेक्टेड एज। क्या बोला? जैसे ये हमारा ये क्या है? यहाँ पे हमने रिवेट लगाई। ये हमारा क्या है? रिवेट है। यहाँ रिवेट लगा हुआ है। और जो यहाँ पर हम लोडिंग हो रही है, क्या हो रही है? जस्ट इसके ऊपर नहीं आ रही है, कुछ दूरी पर हो रही है। क्या हो रही है? कुछ दूरी पर हो रही है।
यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना क्या क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। ये क्या सी जी है, किसका, रिवेट का। रिवेट जो ये रिवेट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो रिवेट लगा हुआ है ये वाला पोर्शन, यहाँ रिवेट जो लगा हुआ है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है सी जी, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये क्या है, यहाँ फोर्स लगा हुआ है तो और यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहा है कि लोड लाइन कॉन्साइड दी विथ द सेंटर ऑफ रिवेट ग्रुप दी रिवेट आर सब्जेक्टेड। इस बोल रहा है कि कॉन्साइड द सेंटर ऑफ द रिवेट ग्रुप। लोड लाइन है, इस पर क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है, तो कोइंसाइड्स कर रहा है तो क्या होगा, इस समय रिवेट आर सब्जेक्टेड टू, तो क्या बोलते हैं इस समय क्या होगा, शियर काम करेगा किसके साथ, ट्विस्ट का काम करेगा। ये फोर्स क्या करेगा, इसको ट्विस्ट, शियर इसको काटने की कोशिश करेगा रिवेट्स को, साथ में क्या करेगा, ट्विस्ट भी करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, शियर विथ ट्विस्ट हो जाएगा, ट्विस्ट मूवमेंट। शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और साथ में ट्विस्टिंग भी होगी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओनली सीवर हो जाएगा, शियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये इसके पर ये रोटेशन नहीं कर सकता है, अगर इस पर रोटेशन ना कर पाए तो इस समय कंडीशन में यहाँ पर सी जी पे इसका रोटेशन, फोर्स की वजह से रोटेशन ना हो तो उस समय क्या होता है, उस समय भी शियर, डायरेक्ट शियर ही होगा, क्या होगा उस समय भी, उस कंडीशन में भी शियर ही होगा। लेकिन साथ में क्या हुआ, वहाँ पे क्या हो जाता है, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होता है। जब बेंडिंग रोटेशन उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हो रहा है तो उस समय क्या होगा, शियर के साथ क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अगर वहाँ पे जो सी जी पर लाई नहीं कर रहा है तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, शियर, डायरेक्ट शियर के साथ क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा। शियर एज वेल टेंशन, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, शियर ओनली हो जाएगा। शियर के साथ ट्विस्ट दिया रहा था तो वो भी आंसर हो जाता। पूछ रहा है कि पिच ऑफ टैकिंग रिवेट, क्या हो रहा है, टैकिंग रिवेट की बात करें, व्हेन द डबल एंगल कनेक्टेड बैक एंड एक्टिंग एज ए टेंशन मेंबर शुड बी नॉट मोर देन। सीधा से यहाँ क्या बात है, टेंशन मेंबर है, यहाँ पे क्या है, टेंशन मेंबर है। टेंशन मेंबर किस में यूज़ किया गया, टैकिंग में। तो टैकिंग कंडीशन के लिए अगर हम टेंशन मेंबर के लिए 1000 हम क्या लेते हैं, हम पिच कितना लेते हैं, 1000 mm लेते हैं। मैक्सिमम हम पिच कितना लेते हैं, 1000 लेते हैं। वही कंप्रेशन मेंबर के लिए यहाँ पर हम कितना लेंगे, टैकिंग रिवेट की कंडीशन में, यहाँ पे क्या है, टैकिंग रिवेट 600 mm लेंगे यहाँ पे। वहीं टैकिंग रिवेट की बात नहीं की जाएगी तो क्या होता है, टेंशन के लिए 16T या 300 mm में से जो भी अधिक हो। वहीं हमारा कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या हो जाता है, कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12T यहाँ 200 है, 20T और 200 mm से दोनों में से जो हमारा कम हो वो यहाँ पे लेंगे। लेकिन टैकिंग की बात की जाएगी तो कितनी है, 1000 टेंशन मेंबर में हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर में 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा है, टेंशन मेंबर की बात किया हुआ, साथ में टैकिंग रिवेट की बात किया होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही कंप्रेशन मेंबर की बात करता है तो क्या हो जाता है, 600 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, क्या बोल रहे हैं, दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ स्टील मेंबर इज फ्लेक्सर नॉट बी एक्सीड, किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह कितना होता है, 0.4 से 0.45 FY, मतलब हमारा जो एक यील्ड स्ट्रेस होता है उसके हम परसेंट लेते हैं, कितना परसेंट उसका, 40% से 45% लेते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पूछ रहा है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी बियरिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन दी, तो बियरिंग स्ट्रेस हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रिवेट लगा हुआ है, यहाँ पर रिवेट लगा होता है, रिवेट लगा होता है। यहाँ पर क्या होता है, रिवेट का क्या होता है, यहाँ पर रिवेट लगा हुआ है तो रिवेट के हम जो ऊपर आच्छादित है, मतलब हम प्रोजेक्टेड एरिया है उसका हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेट ऑफ थिकनेस होता है, क्या होता है, प्लेट का थिकनेस लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, प्लेट का थिकनेस और जो यहाँ पर कनेक्टेड एरिया है वो लेते हैं हम यहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ पर कनेक्टेड एरिया को लेते हैं। प्लेट का थिकनेस आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो
रिवेट का यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सीधा सा हम समझिए कि यहाँ पे जो रिवेट ऐसे लगाया गया होगा, अगर रिवेट को हम देखेंगे तो रिवेट क्या होगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ था। रिवेट ये थिकनेस हो जाएगा, रिवेट का जितना पार्ट टच हुआ है इसमें उसका हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, नेट प्रोजेक्टेड एरिया टू कॉन्टैक्ट। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी स्लेंडरनेस रेशियो, क्या पूछ रहा है, SR स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ L लिखते हैं ऑफ मेंबर टू दी किसके और किसके रेशियो होता है, तो L/R होता है। क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो L/R होता है। ये क्या होता है, इफेक्टिव स्पान होता है, क्या इफेक्टिव स्पान होता है, ये क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है किसका, कॉलम जो हम यूज हो रहा है। और यहाँ पर आर क्या होता है, रेडियस ऑफ जेरिएशन होता है। यह ये क्या है, कॉलम का जो भी हम यूज हो रहा है यहाँ पर, तो कॉलम जो है तो उसका क्या होता है, ये इफेक्टिव लेंथ होता है। और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ जेरिएशन होता है। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। L/R यहाँ पे फार्मूला याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट शायद क्वेश्चन होगा। इन दी प्लेट गर्डर की बात की जा रही है। प्लेट गर्डर किसको हमको बोलते हैं, थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये अलग अलग पार्ट है, मतलब ये अलग अलग पार्ट हैं। और ये क्या हम बना दिए, इसको आई सेक्शन बना दिए कुछ इस प्रकार से करके हम। तो जब आई सेक्शन हम डायरेक्ट ना लेकर, जब क्या होता है, आई सेक्शन हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं। जब स्पान कितना होता है, स्पान 12 से अधिक हो जाता है, 12 से प्लस हो स्पैन जो हो जाता है, इफेक्टिव स्पान जो ये होता है हमारा, ये जब अधिक होने लगता है तो उस समय हम क्या लेते हैं, 12 मीटर से अधिक होता है, तब हम क्या करते हैं, अलग अलग हम जो होता है अलग अलग हम स्टील का यूज करके हम क्या बनाते हैं, अपना जो चाहिए हमको, या फिर आई सेक्शन हम या फिर बीम हम इसको बना लेते हैं। ये अलग अलग पार्ट होते हैं। तो इसको हम वे बोलते हैं, इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको फ्लैंज बोल दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज बोलते हैं, इसको हम वे बोलते हैं। यहाँ पूछ रहा है वर्टिकल स्टीरअप्स कब देते हैं, तो इसमें हम वर्टिकल स्टीरअप्स देते हैं। वर्टिकल स्टीरअप्स में क्या होता है, यहाँ पे हम इसका अगर हम ऐसा देखें तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टीरअप्स दिया जाता है। वर्टिकल स्टीरअप्स यहाँ पूछ रहा है कब दिया जाता है, तो वर्टिकल स्टीरअप्स तब हम देते हैं जब ये वाला डेप्थ क्या था, ये वाला जो डेप्थ क्या हो, ये वाला जो डेप्थ है इसको क्या, ये वाला क्लियर डेप्थ ये हो गई, डी हो गया थिकनेस ऑफ वेव, और इसी का ये वाला जो है इसका थिकनेस कितना है, ये तो ये क्या है, डेप्थ ऑफ वेव है और थिकनेस ऑफ वेव है। इसका अगर रेशियो कितना हो जाए 85 से प्लस हो तो उस समय हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्टीरअप्स देंगे। कितना, 85 से अगर अधिक हो तो हम कितना क्या देंगे, वर्टिकल स्टीरअप्स देंगे। तो सही आंसर भी हो जाएगा। यहीं पर अगर ये रेशियो कितना हो जाए 200 से प्लस हो तो उस समय हम क्या देंगे, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स देंगे। उस समय हम क्या देते हैं, हॉरिजेंटल स्टीरअप्स देते हैं। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्टिकल स्टीरअप्स कब देते हैं, तो यहाँ वेव का डेप्थ और उसके थिकनेस का रेशियो क्या हो जाए 85 हो जाए, तो 85 से प्लस होने लगेगा तब क्या देंगे, वर्टिकल स्टीरअप्स देंगे। सही आंसर हमारा यहाँ बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।